हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4। बच्चों, इस अध्याय का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके। तो बच्चों, इस अध्याय को हम लोगों ने 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। 5वें पार्ट में मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवाया था। ये इस अध्याय का 6वां पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें कुल आपके 15 प्रश्न हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 C2H6 है। इसमें पहला 6 सहसंयोजक आबंध हैं, आपको बताने हैं। दूसरा 7 सहसंयोजक आबंध है। तीसरा 8 सहसंयोजक आबंध हैं। चौथा डी वाला मतलब 9 सहसंयोजक आबंध है। बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। वैसे मैंने करवाया हुआ है कई बार अभ्यास में। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन के साझेद से जो बंध बनता है उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बंध बनता है उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होता है। कार्बन कितना है बच्चों? यहाँ पे 2 है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। एक आपका यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, और एक बॉन्ड आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ये बच्चों संरचना सूत्र है, ठीक है। अब देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन साझा किए होंगे, इधर भी, इधर भी। आप इसका वो बना सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन में फंसे तो आप उसका बना के क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो देखिए, और हाइड्रोजन के 1। तो ये जो है बिंदी जो आप देख रहे हैं, ये डॉट वाला, ये हाइड्रोजन के हैं। किसके हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। और देखिए, ये जो क्रॉस वाला अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये किसका है? ये कार्बन का है। देखिए इस तरीके से। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 होते हैं। तो देखिए कर लीजिए। तो ऐसे बच्चों होता है सहसंयोजी बंध। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं। देखिए इसका देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा साझा का। इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा। अब कार्बन की बात करें तो देखिए, यहाँ से टोटल ऐसे जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? देखिए 8 हो जाएगा। और इसका भी ऐसे टोटल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ गए आप लोग ना कि जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बंध बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 6 किससे हो गए? हाइड्रोजन से, और एक कार्बन कार्बन के बीच में, तो 7 हो जाएगा आपका। कितना? 7। ये ऑप्शन सही होगा आपका, बी वाला, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये 7 सहसंयोजक आबंध क्या हो जाएगा? सही। बच्चों, बंध या आबंध एक ही बात है, इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। ये प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन सहसंयोजी है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? बच्चों, इसमें क्रियात्मक समूह क्या? फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है। तो बताइए, ये नॉन है ना, तो ओन किस में जुड़ता है? ओन किस में जुड़ता है बताइए? कार्बोक्सिलिक अम्ल में? नहीं। एल्डिहाइड में? नहीं। कीटोन में? हाँ। एल्कोहल में? नहीं। तो किस में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीटोन। तो बताइए कार्बोक्सिल में क्या होता है? इसमें होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड, ओइक अम्ल। एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO है ना, तो इसमें क्या लग जाता है बताइए? अल, ठीक है।
और ये है एल्कोहल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ऑल। कीटोन में ओन, तो क्या हो जाएगा, ये कीटोन होगा, इसका आंसर क्या होगा, कीटोन। चलो देखिए, देखिए कीटोन हो गया ना, आंसर में क्या लिखेंगे, कीटोन। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कि खाना पकाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि क्या। जब आप खाना बनाते हैं तो जो बर्तन का बाहरी तली होता है, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, अगर वो काला हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आई बच्चों, आई नहीं, यहाँ पर डाई होगा, ठीक है, ईंधन पूरी तरीके से जल रहा है, पूरी तरीके से जल रहा है बच्चों। यहाँ पे आर्द्र रहेगा, क्या रहेगा, आर्द्र, ठीक है। आर्द्र का मतलब होता है नमी, ठीक है, अर्थात गीला रहेगा वो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। बच्चों जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलता है तो उसमें क्या निकलता है, CO2 निकलता है ना। जब ईंधन पूरी तरह नहीं चलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बर्तन की जो तली होगी उसको काला कर देगा। तो इसका आंसर ये होगा कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन याद है ना, तो जो आपका ईंधन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, तभी वो ऐसा होगा। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो वो काला नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर ससंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। इसमें कैसा संयोजक आबंध है, चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, इसमें लिखते रहिए, समझते, ठीक है। पहले थोड़ा सा लिख लीजिए फिर समझिए। देखिए ऐसा मैं क्यों करवाता हूँ, पहले लिखवाता क्यों हूँ, कुछ जब अब इसको लिखेंगे तो लगभग 25 से 30% आपको समझ में आ जाता है लिखते लिखते, बाकी का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लिखिए इसमें कि CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जुड़े होते हैं। अब समझ गए होंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच 3 एकल बंध हो गए यहाँ पे, और 1 एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच होता है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए इस डायग्राम में देखिए कि 3 एकल बंध कार्बन हाइड्रोजन के बीच, जो मैंने अभी ऊपर लिखवाया यहाँ वाला, यहाँ से, ठीक है, और 1 एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच। ये 1 एकल बंध किसके बीच होगा, कार्बन व क्लोरीन के बीच। इसलिए पहले मैं लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। इस तरह कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है, कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। देखिए 4 तो इसके पास पहले से हैं, और 1 लेगा इसका, 1 इसका, 5 6 7, 1 क्लोरीन का लेगा 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब क्लोरीन हाइड्रोजन का, इसका भी देखिए 2 पूरा हो जाएगा, 1 इसका साझा कर लेंगे, इसका भी ऐसे हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो 7 तो इसके पास था, 1 साझा कर लिया किससे, कार्बन से, इसका भी 8 हो गया, काम खत्म, दोनों का काम हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस तरह कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितना, 2। हाइड्रोजन के कोश में हमेशा 2 ही होंगे, ये 8 नहीं बनाता, ठीक है बच्चों। Cl का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, मैंने समझाया अभी, यहाँ पे 7 होते हैं इसके बाहरी कोश में। अगर नहीं पता है तो तुरंत क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 17 का, ठीक है। हाँ, आप सोच रहे हैं हम करके दिखाएं, तो सब हम ही करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, खुद से करिए, ठीक है, आत्मनिर्भर बनिए। अतः इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा ससंयोजक आबंध, देखिए पूछा था ना कि आबंध की प्रकृति बताइए, तो ससंयोजक आबंध बनता है। तो यहाँ प्रूफ हो गया ना कि इसमें कौन सा बंध है, ससंयोजक आबंध। आप यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये जो डॉट वाला दिख रहा है आपको, डॉट वाला यहाँ पे, ये जो डॉट है ये हाइड्रोजन का है, और ये क्रॉस है ये कार्बन का है। वहाँ पे भी ऐसे होगा और ऐसे यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, 1 2 इसका 2 हो गया, इस खाने में 2, इस खाने में 2, इस खाने में आप गिनेंगे तो इस वाले में 8 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इस वाले में भी 2 ही होंगे, और ये बड़का वाले में गिनेंगे ना बच्चा, इस बड़के वाले में अगर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन अष्टक पूरा करता है, क्लोरीन भी अपना अष्टक पूरा करता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो केवल 2 करता है, ठीक है।
समझ गया ना। चलिए, ये जो इलेक्ट्रॉन साझा किया, देखिए साझा किया हुआ है दोनों। चलिए आगे देखिए, पांचवा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल फार्मूला बताइए, CH3COOH, CH3COOH, बड़का वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा H2S, ये क्या है नाम, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनोन, नोन है ना, तो इसमें कीटोन आया है, CO जुड़ा होगा कहीं पे, ठीक है। F2, ये तो फ्लोरीन है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, उस तरीके से ये हो जाएगा, सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला देखिए बच्चों, चलिए बच्चों देखिए पहला आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो देखिए इसका ये फार्मूला हो गया आपका, ये है आपका सिंपल स्ट्रक्चर बच्चों, ठीक है, सामान्य संरचना, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है कि संरचना को इलेक्ट्रॉन के माध्यम से दिखाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए कि जो आप ये गोला देख रहे हैं, ठीक है, इस गोले में जो है एक तो हाइड्रोजन का है और एक इसका है, इस कार्बन का है, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, इसमें भी है, और इस वाले गोले में आप देख रहे हैं, तो इसमें जो देख रहे हैं आप, तो ये वाला जो है, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले में, ठीक है, यहाँ से इधर, तो इसमें जो चार दिख रहे हैं वो दो इसके हैं और दो इसके, सॉरी इसके हैं। दो आपके ये जो नीचे वाले हैं वो इस कार्बन के हैं, और जो ये ऊपर वाले दो हैं इस ऑक्सीजन के हैं। तो देखिए एक इसमें है इसका कार्बन का, एक इसमें, दो यहाँ पे चार हो गए। अब बच्चों अब ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 दिखा रहा है, तो आप यहाँ से 2 कट कर देंगे, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस गोले में देखिए, तो एक हाइड्रोजन का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन के 6। तो देखिए इसमें से एक इसका हो जाएगा, एक इसमें से 2, और 2 यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे 6, ठीक है। इसमें देखिए 2 इसका, 2 इसका 4 और 2 यहाँ पे 6। तो ऐसे बनता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये 2 एक्स्ट्रा था जिसको मैंने कलर किया हुआ है, वो 2 एक्स्ट्रा में थे, वो गलत था, ठीक है। अगर बच्चा आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका और होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो ये था पहला एथेनोइक अम्ल का, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा बच्चों H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो इसमें सिंपल है कि देखिए ये जो गोला दिख रहा है, ये वाला गोला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सल्फर होता है एटॉमिक नंबर कितना, 16, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करेंगे, 2 8 फिर 6, 2 8 6, बारीक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के बारीक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि सल्फर बना लीजिए, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे सिंपल सल्फर बना लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन थे बारीक कोश में, 6, तो 2 2 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या बनाना है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बना दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसका वैसे कर दीजिए, तो इसको ऐसे बना दीजिए। देखिए तरीका सब वही है, बस आप कैसे बनाते हैं बस वो बात है, ठीक है। और एक तो ऐसे बना दीजिए यहाँ से, इस तरीके से। अब आप देख लीजिए ये वाला बन गया कि नहीं, बन गया ना। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये, तो गिन लीजिए आप, हो गया। तो बस ऐसे बनाना था सिंपल, इसका संरचना आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से, सिंपल है ये H2S, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोपेनोन, क्या है, प्रोपेनोन। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें ओन है, मतलब CO जुड़ा, देखिए यहाँ पे CO जुड़ा है ना, तो सिंपल बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CO, ठीक है। तो ये था आपका प्रोपेनोन। अब किसका क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपल, जैसे हम लोग पहला बनाए थे एथेनोइक वाला, ये भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आप कोई भी हाइड्रोजन वाला ये गिनेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अगर आप कार्बन वाला गिनेंगे ये वाला, तो 6 आएगा आपका,
और ऑक्सीजन का गिनेंगे तो इसमें भी आपका 8 आएगा। ठीक है, तो 6 इसका और 2 हाइड्रोजन का लेंगे, सॉरी 4 इसका हो जाएगा और 4 इसका 8। इसमें देखिए 2 इसका हो गया इस वाले का और 6 इसका हो गया 4, तो कितना हो गया 6 और 2 8, इस तरीके से। ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अलग से बनाइए। कैसे बनाइए देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सिंपल आपको करना क्या है, एक कार्बन लेना है। ठीक है, बारीक उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन का, यहाँ भी एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे क्या होगा फिर कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे फिर कार्बन आएगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, तो 2 आप यहाँ बना दीजिए ऊपर और 2 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या इसमें CO जोड़ना है, तो यहाँ पे CO के 2 कार्बन, ऑक्सीजन के 2 कार्बन, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे, यहाँ आपका हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, फिर आपका क्या आएगा, 2 यहाँ बना दिया आप लोगों ने और एक यहाँ 3, एक इसमें, एक यहाँ हाइड्रोजन का रहेगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अलग से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बना लीजिए। अब अगला देखिए F2, ये तो F2 का सरल है। ठीक है, FF मतलब F2। देखिए फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विनाश करिए। तो फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या करेंगे, -2 सॉरी पहले के में 2, उसके बाद 7, यही ना, L में 7। तो सिंपल आप कैसे बना सकते हैं, एक बना लीजिए आप, क्या देखिए मैं आपको अलग से बना के इसमें भी दिखा रहा हूँ कि एक फ्लोरीन बना लीजिए इस तरीके से, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, मैंने 2 यहाँ पे दिखा दिए, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, एक यहाँ पे 7। एक ठो बना लीजिए, यहाँ एक यहाँ दिखा दीजिए, 2 यहाँ दिखा दीजिए, 2 यहाँ 4 5 5 2 7। अब आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं, वो भी सेम ऐसे बना हुआ है। अब किसी फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 होंगे, एक एक का क्या किए हैं, साझा किए हैं, तो इसका भी 8, इसका भी 8 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिमाग लगाने में बात नहीं है। ठीक है, बस आप याद रखिए कि किसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप उतना बनाते चाहिए, हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, एक एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, अगर हाइड्रोजन होगा या क्लोरीन होगा फ्लोरीन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन 1 का करेगा कौन 2 का करेगा, तो आपको पता है ना संयोजकता, तो जिसकी जितनी संयोजकता होगी वो इतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करेगा। ठीक है, चलिए समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 क्या कह रहा है कि समजाति श्रेणी क्या है, समजाति मतलब समान जाति। ठीक है, उदाहरण के साथ समझाइए, आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से समजाति श्रेणी के बारे में। तो इसका आंसर लिखिए, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 इकाई और आणविक द्रव्यमान 14 यूनिट का अंतर हो, समजाति श्रेणी कहलाती हैं। ठीक है, अब क्या समझ गए कि कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 इकाई का अंतर हो, यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हो तथा आणविक द्रव्यमान में 14 यूनिट का अंतर हो। ठीक है बच्चों, यू मतलब होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, मात्रक है। अच्छा आगे लिखिएगा इसी में नोट करके कि समजाति श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एल्केन जैसे पढ़ाए थे ना, बस वैसे ही कुछ। एल्केन पूरा एक जाति है, एथेन प्रोपेन सॉरी मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरीके से। ठीक है, वो भी एक क्या है, समजाति है। इसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। अगर क्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो उसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होंगे। अगर OH है तो सब में OH होगा, COOH है तो सब में COH होगा। ठीक है, जैसे CH3OH मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, तथा अधिक
समान सॉरी यहाँ पे CH4OH ब्यूटेन एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है तथा इनमें CH2 का अंतर है और OH प्रक्रियात्मक समूह है। सब में देखिए OH लगा है ना, यहाँ पे ठीक है। इन्हें CnH2n+OH सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको बच्चों समझते हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोग। तो देखिए जैसे अब इन दोनों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या CH2 का अंतर है। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, यहाँ पे 2, कितने कार्बन है, 2, यानी कि 1 कार्बन की कमी है। हाइड्रोजन गिनिए, 3 1 4, कितने हैं, 3 1 4, इसमें गिनिए 5 1 6, तो 6 में 4 जा कितना बचेगा, 2, तो CH2 कितने का अंतर है, CH2 का, ठीक है। अब इसमें करिए, इसमें और इसमें करिए, कितना कार्बन है, 2, यहाँ पे 3, 1 कार्बन का अंतर है। हाइड्रोजन गिनिए, 5 1 6, यहाँ पे गिनिए 7 1 8, इसमें 8 है, इसमें 6 हैं, तो 8 में से 6 निकालिए, 2, CH2 कितना अंतर है, CH2। अब बच्चों 14, ये तो हो गया क्लियर कि इतने का अंतर है, लगातार में इतने का अंतर होगा, इसमें करेंगे तब इतना ही आएगा, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि क्या 14 यूनिट का अंतर होता है। तो बच्चों जब CH2 का अंतर है तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा CH2 का, बताइए। कार्बन का कितना होता है, 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 12 2 14, अर्थात ये भी सही है कि इतने का अंतर होता है, ठीक है। समझ गए, ओके। और ये देखिए ये सूत्र जो है, ये सूत्र क्या है, आप लोगों ने एल्केन के सूत्र, एल्कीन के, एल्काइन के तो पढ़े हैं, उसी तरीके से ये है। बस करना क्या है आपको, जैसे एल्केन होता है ना, एल्केन देखिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है एल्केन का ना। लेकिन यहाँ पे जो ये श्रेणी है ये वाला, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। चेंज क्या करना है कि इस 2 की जगह 1 करना है और OH जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए CH2, सॉरी क्या लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका CnH2n+2 था तो 1 कर लेंगे, एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्या करेंगे, OH जोड़ देंगे, और जो देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए 7वां प्रश्न क्या है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। अंतर करना आपको एथेनॉल में और एथेनोइक में। फार्मूला बताइए, CH2 CH3 OH या C2H5OH, इसी का है ये। ऐसे खोल के लिखिए या ऐसे बंद करके लिखिए। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा CH3COOH। चलिए ये तो बाद में देखेंगे। तो लिखिए पहले भौतिक गुणों में अंतर, हेडिंग क्या डालेंगे, भौतिक गुणों में अंतर। चलिए पहले भौतिक गुण में अंतर करेंगे फिर रासायनिक में। डाल ली हेडिंग, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए, एक में लिखेंगे आप एथेनॉल, एक में एथेनोइक अम्ल। फार्मूला C2H5OH और CH3COH, ये एक अम्ल है, ये एल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें पहले अपन लिखेंगे कि इसका क्वथनांक, जो क्वथनांक का मतलब होता है जिस ताप पे वो उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वाष्पित होना शुरू हो जाता है। BP क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। हाँ, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 351 केल्विन, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका क्वथनांक होगा बच्चों 391 केल्विन। देखिए इसमें 51 था, इसमें 91 केल्विन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका गलनांक 156 केल्विन। कितना है, 156 केल्विन। इसका गलनांक 209 केल्विन। बच्चों के का मतलब केल्विन, जैसे आपका C होता है सेल्सियस, F होता है फ़ारेनहाइट, K होता है केल्विन, ठीक है।
इसमें लिखेंगे इसमें एथेनॉल में, तीसरा पॉइंट, इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। बच्चों जहाँ पे विशिष्ट आ जाए ना उसका समझ लीजिए कि एकदम अच्छी वाली की बात कर रहा है, ठीक है, स्पेशल स्मेल की बात कर रहा है वो। विशिष्ट मतलब होता है जिसमें अच्छा गुण होता है, ठीक है। तो इसमें एक विशिष्ट गंध, प्लीजेंट, जो प्लीजेंट मतलब होता है कि सुहावना, इंग्लिश में होता है सुहावना, ठीक है, प्लीजेंट इंग्लिश वर्ड है, तो इसका अर्थ क्या होता है सुहावना, प्लीजेंट स्मेल होती है। इसमें बात करेंगे, इसमें गंध तीक्ष्ण होती है। भाई तीक्ष्ण का मतलब होता है बहुत तेज, ठीक है ना, जैसे आप अमोनिया वगैरह होती है ना उसकी जो स्मेल होती है बहुत तेज होती है, ठीक है, तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुणधर्मों में अंतर। हेडिंग क्या डालेंगे, बी वाला, रासायनिक गुण में अंतर। चलिए इसमें वैसे दो कॉलम बना लेंगे आप लोग, जैसे ऊपर बनाए थे ना ऐसे बना लेंगे। एक में लिखेंगे एथेनॉल, दूसरे में एथेनोइक अम्ल, देख लिए। चलिए पहला पॉइंट लिखिए इसमें एथेनॉल में। बच्चों अगर वीडियो की स्पीड तेज़ हो तो आप स्लो कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, किसी भी तरीके से करके नोट्स कंप्लीट करिए, ठीक है। ओके, तो ध्यान दीजिए उसमें लिखिए पहला पॉइंट, एथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। एथेनॉल की बात कर रहा है। अब इसमें बात करते हैं एथेनोइक अम्ल में, कि यह सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब बच्चों ये अगर आपको याद है तो मैंने एक प्रश्न में करवाया था आपको, जिसमें प्रश्नली वाला था कि अंतर कैसे करेंगे, विभेद कैसे करेंगे आप, एथेनॉल और एथेनोइक में अंतर कैसे करेंगे। पर अभी जो पांचवा पार्ट था उसमें एक प्रश्न था ना, तो मैंने उसमें करवाया था इसको कि आप अंतर दोनों में कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ देखिए आपका प्रश्न था, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे, ये था आपका प्रश्न, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि लिटमस पत्र पर, जो एथेनॉल होता है, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता या नहीं होता क्योंकि यह उदासीन पदार्थ है। कैसा है, उदासीन है, और जब उदासीन है तो लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिटमस पेपर सिर्फ अम्ल और क्षार के लिए होता है। इसमें क्या करेंगे आप, यह नीले लिटमस को, जो लिटमस पेपर होता है, लाल कर देता है क्योंकि यह अम्लीय होता है। एथेनोइक अम्ल है ना, तो सीधे अम्ल कह रहा है, तो उसमें बताने में कौन सी बात है, ये तो सब जान जाएंगे कि एथेनोइक अम्ल अम्लीय हुई होगा, क्षार तो होगा नहीं ना, उदासीन होगा, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे, इसमें क्षारी केमेनोफोर डालने पर रंग गायब हो जाता है। रंग क्या हो जाता है, गायब, केमेनोफोर। इसमें केमेनोफोर यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर रंग गायब नहीं होता है, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए 8 क्या कह रहा है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्या होता है, क्यों होता है। बच्चों मिसेल क्या होता है, अब ये चीज़ आप ये देख रहे हैं ना, यही है मिसेल। तो पूछ रहा है कि इसका निर्माण क्यों होता है, आपको इसका आंसर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, ओके। तो इसके आंसर में जब लिखेंगे आप लोग कि आंसर डालिए, ठीक है, कि साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट चौथे पार्ट में, ठीक है, कि साबुन की सफाई की क्रियाविधि वही है चीज़, ठीक है, जिसमें 2 भाग होते हैं। पहला लंबी हाइड्रोकार्बन, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जिसको हम लोग पूंछ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं,
ठीक है, यही है। ये क्या है, लंबी हाइड्रो, ये अब इसे देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इस तरीके से जो है। दूसरा, छोटा आयनिक सिरा। अब ये जो देख रहे हैं ये है आयनिक सिरा। देखिए, एक ये पार्ट हो गया, पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट। अब इसमें समझते हैं कि जो आपकी ये पूंछ होती है बच्चों, ठीक है, ये जो पूंछ है, ठीक है, पूंछ नहीं है, पूंछ से समझना है, ठीक है। जल विरागी सिरा है। जल विरागी मतलब बच्चों, ये जल से दूर रहना चाहता है, जल से दूर रहना चाहता है। विरह मतलब दूर, ठीक है ना, जल से दूर रहना, जल को त्यागना चाहता है, विरह करना चाहता है, अलग होना चाहता है। इंग्लिश में क्या कहें, वाटर रिपेलिंग एंड। जो रिपेल का मतलब होता है कि प्रतिकर्षित करना, उसको दूर हटाना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में विलय, हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। अब बात करते हैं आयनिक सिरे की, बात करते हैं इसकी जो गोलार्ध भाग है। जल रागी, जो जल रागी, रागी मतलब तो जो प्रेम करने वाला होता है, ठीक है, मतलब जो उसको अट्रैक्ट करता है। क्या कह रहा है कि जल रागी वाटर अट्रैक्टिंग एंड, इसका अंत कहाँ से होता है, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर की तरफ जाता है, खींचता है उसको, ठीक है। जल में विलय होता है, कहाँ विलय होता है, जल में, जल रागी सिरा कहलाता है, ठीक है। आप इमेज में देख ही रहे होंगे ये चीज़, ये जो है ये है जल रागी आयनिक सिरा है, और जो ये है ये क्या, जल विरागी पूंछ है, ठीक है। याद तक लिख लिए ना, यही आपका साबुन का अणु है, और यही ऐसे ऐसे ढेर सारे अणु मिल करके क्या बनाते हैं, मिसेल की संरचना। अब क्यों बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा कि साबुन के अणु, एक सेकंड ना, पेन चेंज कर लिए थोड़ा सा। लिखिए कि साबुन के अणु, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, अभी आपको बता रहे, ठीक है, जल में घुल जाता है तथा जल के अंदर होता है, क्या होता है, जल के अंदर, जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। बस लिखते रहिए, समझा रहे हैं अभी, ठीक है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जो अणु हैं साबुन के, इनके स्पेशल व्यवस्था होती है, ठीक है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसको आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस तरीके से यहाँ तक, इस संरचना को मिसेल कहते हैं। चलिए अब समझिए ध्यान से, ठीक है, आंसर लिख लिया, अब बात आएगी समझने की। तो देखिए ये था जल का एक अणु, क्या जल का एक अणु बच्चों, यह है जल विरागी, अर्थात ये जल से क्या करता है, विरह हो जाता है, जल से दूर रहना चाहता है। तो जब हम लोग साबुन को पानी में घोलेंगे तो बाल्टी में पूरा पानी पानी होगा, जिसमें बर्तन में घोलेंगे पूरा पानी होगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये छोटा सा भाग, ये है कोई मैल है, कैसा है, ये तेल की बूंद है, मान लीजिए एक प्रकार का मैल है ये। तो यहाँ पे तैली मैल हम मान लीजिए इसको, ये एक मैल है। तो देखिए जो आयनिक भाग है ये वाला, ठीक है, ये आयनिक भाग नहीं, इसको क्या कहते हैं, वो जो है मतलब जल विरागी। तो ये करेगी क्या, ये जल से दूर रहना चाहती है, तो अब बाल्टी में निकल भागेगी नहीं, तो ये करेगी क्या कि इसके अंदर घुस जाएगी, किसके अंदर, ये जो मैल है इसके अंदर छुप जाएगी घुस करके, ठीक है। तो ऐसे देखिए ढेर सारे अणु होंगे, और सारे अणु क्या होंगे, इस मैल में ऐसे घुस जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे। देखिए सब ऐसे क्या करेंगे, इस मैल में छुप जाएंगे, ऐसे देखिए ऐसे घुस गए सब ना। चलिए सबको बना दें, चलिए ऐसे क्या होंगे, इसको पकड़ लेंगे एकदम, इसके अंदर घुस के इसको पकड़ लेंगे। और जो ये आयनिक भाग है ये वाला जो गोला आप देख रहे हैं, ये तो जल क्या है, जल रागी है, जल से प्रेम करने वाला है। तो जो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और इसको कहते हैं, ये जो पूंछ है इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या कि ये इसको खींचेंगे, ये सब क्या करेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे, और ये जो पूंछ है इसको पकड़े रहेगी, क्योंकि इससे बाहर तो जाएगी नहीं। तो जब ये बाहर खींचेंगे तो देखिए कपड़े क्या करते हैं, धोते हैं तो उसको पटकते हैं ना, या झाड़ते हैं उससे, तो होता क्या, मैल निकल जाती है। कैसे, क्योंकि ये लोग इसको पकड़ के खींचते रहते हैं, और जैसे इस पर थोड़ा सा जोर लगेगा, आप जड़त्व का नियम पढ़े होंगे न्यूटन का,
जड़त्व का नियम फिजिक्स में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि विरामावस्था में जैसे इस पर जोर लगेगी तो झटका लगेगा और मैल क्या होगी, बाहर भाग जाएगी। तो यही होता है आपका मिसेल, ठीक है ना। ये जो संरचना बनी है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं मिसेल संरचना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल, ठीक है ना। चलिए समझ गए, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कह रहा है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। चलिए हो गया क्वेश्चन। देखिए तो अब बताइए कि जो कार्बन होते हैं उसका ज़्यादा प्रयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। जैसे आपका वो जो घर में गैस आता है एलपीजी, उसमें भी कार्बन होता है ज़्यादातर, जो लकड़ी वगैरह होता है उसमें भी कार्बन होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता क्यों है, तो इसका आंसर लिखिए। कार्बन तथा उसके यौगिकों के दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है और हमें ईंधन वही चाहिए जिसमें ज़्यादा ऊष्मा निकले, ठीक है। तथा उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से उपयोग कर सकते हैं। जो उसमें से ऊष्मा निकलेगी आपकी गैस से, उसको हम लोग अपने से कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ, जितना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अधिकतर अनुप्रयोगों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। पर जो कार्बन के अलावा भी और ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। क्वेश्चन क्या है आपका कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर लिखिएगा कि बच्चों कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट, मैंने आपको बताया था जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखिएगा कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं, ठीक है, जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाती है। क्या बनाती है, स्कम, जैसे अवक्षेप होता है ना, वही। अच्छा, इसी अघुलनशील पदार्थ स्कम के कारण झाग आसानी से नहीं बनता है। बच्चों आपको याद होगा कि जो साबुन होता है वो सिर्फ मृदु जल में सफाई करता है। कठोर जल के लिए आपको क्या चाहिए, अपमार्जक, डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आसानी से नहीं बनाता है तथा साबुन अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए कठोर जल है, साबुन मिलाएंगे स्कम बन जाएगा, कपड़ा साफ ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अवक्षेप बन जाएगा और जाके तली में बैठ जाएगा। जब तली में बैठ जाएगा तो कपड़ा साफ ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि आप लिटमस पेपर मतलब पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। अब आपको परीक्षण करना है, आपके पास 2 लिटमस पेपर है, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का, तो साबुन का टेस्ट करना है। तो आपका एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर लिख लीजिए कि हम जानते हैं कि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। अब आप लोग जानते हैं, अध्याय 2 पढ़े होंगे अम्ल क्षार लवण अच्छे से। तो उसमें क्या होता है कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। तो लिख लीजिए क्षारीय होती है, अतः लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा कौन, साबुन। क्यों, क्योंकि साबुन कैसा होता है, क्षारीय होता है, और क्षार की प्रकृति होती है कि वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। और जबकि जो अम्ल होता है, अगर ये अम्लीय होता तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता, ठीक है। चलिए अब आपका आंसर आ गया, सॉरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाइड्रोजनीकरण क्या है।
सिंपल है, हाइड्रोजन का जुड़ना, बस इतना नहीं लिखना है, ठीक है ना, पूरा लिखना है। मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। इसका औद्योगिक उपयोग बताइए, इसका इंडस्ट्रीज में क्या उपयोग है आपको वो भी बताना है। चलिए इसका आंसर लिखिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों अब ये तुम्हें बताना पड़ेगा ना असंतृप्त क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। में पैलेडियम अथवा निकेल, ये बच्चों एलिमेंट हैं आपके, ठीक है, Pd और Ni निकेल, ठीक है। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, उत्प्रेरक आपको पता ही है जो क्रिया की दर को तीव्र करते हैं, मंद करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के योग से, हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए H2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, इसका योग होगा ना, तो यही हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग, असंतृप्त वसा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी संतृप्त वसा बनाया जाता है। समझ गए कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण। तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन आपको इसे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक उपयोग क्या है इसका उपयोग, देख लीजिए कि असंतृप्त वसा वनस्पति तेलों, जिसको तेल जो होता है, ठीक है, के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी यानी कि संतृप्त वसा बनाया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या आपका वनस्पति तेल असंतृप्त वसा, H2 क्या किया गया, मिला दिया गया, H2 जोड़ दिया गया इसमें, इसकी उपस्थिति में, और इतने ताप पर 473 केल्विन ताप पर, तो किस में बदल गया, वनस्पति घी में। इसमें देखिए वनस्पति तेल में क्या आएंगे आपके, यानी कि असंतृप्त वसा की बात करें तो जैसे मूंगफली का तेल हो गया, क्या हो गया, मूंगफली का तेल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या, मूंगफली का तेल। अब हम लोग इधर बात करते हैं कि वनस्पति घी क्या होता है, जो आपका डालडा आता है, डालडा घी आता है ना, ढेर सारी कंपनी का डालडा कंपनी है, ठीक है, डालडा हो गया, रथ हो गया, झूला हो गया, ऐसे ढेर सारी कंपनियां आती हैं। कह रहा है कि जैसे डालडा रथ एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये घी होता है बच्चों, ठीक है। ये डालडा रथ क्या है, कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, घी बनाती है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट के 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, 13, 14, 15। चलिए उसको भी कर लेते हैं ध्यान से। देखिए प्रश्न क्या है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कुल हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, एक आपका ये है, ये और ये, ठीक है, एक तो ये भी है मीथेन में, किसमें संकलन अभिक्रिया होती है, संकलन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, ठीक है, किसमें होगी बताइए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, याद ही है ना, किसमें होगा, सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में। चलिए आंसर लिखिए, दिए गए हाइड्रोकार्बन में से C3H6 तथा C2H2 के साथ संकलन योग अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन बताया ना, क्योंकि ये असंतृप्त हैं। अब समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि उसी में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और जब बॉन्ड फ्री रहेंगे तभी तो जुड़ेगा ना। अब एग्जाम्पल जो भी आपके एल्कीन हैं और जो भी एल्काइन हैं उन्हीं में एडिशन रिएक्शन होगा, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, एल्केन में तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो देखिए C3H6 1 2 3 क्या है, कार्बन है। मैं पहले आपको ऐसे अपने समझा रहा हूँ, इसको छोड़िए यहाँ पे, देखिए 3 कार्बन, 1 2 3, सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगाइए, पहले लगा दिया, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए क्या हुआ कि ऐसे तो बन नहीं पाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, इस तरीके से आप अगर बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा।
क्यों, यहाँ डबल बॉन्ड तो लगा देंगे तो इसका तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे इसका तो 4, लेकिन इन दोनों का 5-5 हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी इस तरीके से। तो दूसरा तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर 3 कार्बन लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे बनाइए सिंगल बॉन्ड, यह बने डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर जोड़िए हाइड्रोजन 6 ठो, एक यहाँ जोड़िए, एक यहाँ 2 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, ठीक है, एक यहाँ जोड़ दीजिए 6, इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये सही है, ठीक है। अब आप गिनेंगे तो सबका सही आएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी बनाया गया है, सेम जो मैंने बनाया है यही। तो आप पहले ट्राई करेंगे सिंगल सिंगल करके, जब नहीं होगा तब डबल कर लेंगे। आप यहाँ भी डबल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ डबल करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये बांड टूटेगा, अगर ये जो बांड आप देख रहे हैं, अगर इस बांड को हटा दें, सिंगल कर दें, तो क्या होगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है और एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये होता है आपका एडिशन रिएक्शन। अब इसको समझिए, यहाँ पे अगर इसको हटाते हैं हम लोग, ये जो नीचे बांड है, तो एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। जब इसको हटाएंगे तब, जब यहाँ सिंगल होगा तब। उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। देखिए बीच में ट्रिपल बांड है ना, देखिए, तो यहाँ से 2 बांड हट सकते हैं, कितने, 2। तो जब 2 हटेंगे तो यहाँ पे भी 2 जुड़ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे भी 2 जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों में होगा एडिशन रिएक्शन, संकलन यानी कि योग अपक्रिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, 14, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। अब बच्चों, जो मक्खन होता है आपका, बटर होता है, एवं जो खाना बनाने के लिए जो तेल होता है, के बीच रासायनिक अंतर बताना है। अब मक्खन क्या होता है बताइए, मक्खन देखे नहीं देखे हैं, चलिए देखिए स्क्रीन पे आ गया। तो बच्चों यही होता है मक्खन, और तेल तो आप लोग जानते ही हैं, अब तेल नहीं खाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिए कि मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि खाना बनाने वाला तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, परीक्षण आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए परीक्षण देखिए इसका। पहला लिखिए कि ब्रोमीन जल, ब्रोमीन क्या है, एक धातु है जो रेड कलर की होती है, और इसकी एक जो गंध होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है। ब्रोमीन जल मतलब ब्रोमीन में जल मिला रहेगा, ठीक है, द्वारा 2 अलग अलग परख नली लेकर, अलग अलग परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, परख नली क्या होता है आपको पता है ना, नहीं पता है, स्क्रीन पर फिर देखिए, दिख रहा है, तो ये होता है परख नली लेकर, एक में तेल तथा दूसरे में मक्खन लीजिए। परख नली में एक में क्या लेना है, तेल लेना है, एक में मक्खन, दोनों परख नली लीजिए, ठीक है। दोनों परख नली में ब्रोमीन जल की कुछ बूंदें डालिए। जो आपने ब्रोमीन जल लिया था वो क्या करना है कि कुछ बूंद डालना है दोनों में, ठीक है। दोनों परख नलियों को धीरे धीरे गर्म करने पर हम पाते हैं कि तेल वाले परख नली में ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये तो टेस्ट हो गया। अब देखेंगे दूसरे वाले में, दूसरा देखिए, दूसरा कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, एक है कि ब्रोमीन जल द्वारा देख लिया हम लोग, ये हेडिंग जैसा आप डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ये क्या है आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अगर इसमें तेल लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, तेल, तेल कैसा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब बच्चों ये इसका जो कलर होता है वो कलर होता है गुलाबी कलर का, पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, पिंक कलर का। और जब इसको हम लोग डालते हैं किसमें, तेल में, ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो गुलाबी रंग होता है वो उड़ जाता है। क्या हो जाता है,
उड़ जाता है। जिस तरीके से ब्रोमीन जल रंग का उड़ गया था, उसी तरीके से इसका भी क्या हो जाता है, गुलाबी रंग उड़ जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। चलिए इसको भी जल्दी से देख लीजिए। तो क्वेश्चन आप समझ गए, अब आंसर देखिए। लिखिए, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। पहले आपको पता ही है, जिसमें 2 भाग होते हैं, हमें पढ़ाया हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में लंबी हाइड्रोकार्बन पुष्ट तथा छोटी आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए बच्चों ये साबुन का सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, साबुन का सूत्र है। ठीक है, तो इसे हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं इसको, इतना पूरा। ठीक है, ये जो इसे बना है ना, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन है। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ ये है, यहाँ पे क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, जहाँ जहाँ ये मुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाते हैं, एक अलग हो गया, ये अलग है। ठीक है, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग और ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए COONA लास्ट में है ना, देखिए ये चीज़ यहाँ पे ये, और ये जो आपको ये दिख रहा है ना, यही है आपका ये Na वाला। ठीक है, चलिए समझ गए यहाँ तक। ओके, ये जो गोला दिख रहा है ना, ये गोला सिर्फ Na के लिए है, Na पॉजिटिव के लिए। ठीक है, हाँ, और Na के जस्ट पीछे क्या होगा, ये वाला होगा आपका। ये देखिए, ये दोनों क्या है, आयनिक सिरा हैं। देखिए इस पे नेगेटिव आयन है, इस पे क्या है, पॉजिटिव आयन, और जो गोला है बच्चों, यही आयन को दिखाता है, इन दोनों को। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा, पेन चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा, कि जब पानी में साबुन घोला जाता है, देखते रहिए। ठीक है, देखिए, जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जलरागी सिरा जल में घुलनशील तथा जलविरागी सिरा जल में अघुलनशील, परंतु तेली मैल में, जो आपका तेल होगा, ठीक है, जो मैल होगा, में वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। आपको दिखाया किससे घुस जाते हैं उसमें ना, ये पानी में तो नहीं, लेकिन जो आपका तेली मैल होगा, जो वसा होगा, उसके अंदर घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में मिसेल संरचना, याद है ना, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर इस तरह संरचना को मिसेल कहते हैं। ऐसे संरचना बनाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब मिसेल संरचना आप लोग देख चुके हैं पहले भी। ठीक है, तेली मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। जो मैल होता है वो कहाँ है, केंद्र में होता है, बीच में। ठीक है, जिसमें विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है। जो कोलाइड क्या होता है पता है आपको, विलयन पढ़े ना। देखिए, विलयन अलग हो गया, कोलाइड अलग हो गया। ठीक है, और एक होता है निलंबन। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है कि उनमें जो विलेय पदार्थ होता है, उसके जो कण होते हैं, वो साइज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, कोलाइड बना रहता है तथा आयन विकर्षण के कारण, आयन विकर्षण मतलब आयन और आयन के द्वारा क्या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, वह अवक्षेपित नहीं होता, अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से कपड़ों को साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए, और हो गया लास्ट। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से होता है साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि, और यहीं से हमारे चैप्टर का भी सफाया हो गया। ठीक है, अर्थात हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अगले चैप्टर में अगले पार्ट में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5। बच्चों इस अध्याय का नाम है, जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसका नाम है तत्वों का आवर्त सारणी का वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये चैप्टर का नाम होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो बच्चों वीडियो कैसी रहेगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।